जब से ब्यास नदी पर बांध बनने के बाद झील ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया था, तब से टापू वाले गांव का सब कुछ तहस नहस हो चुका है। गांव चारों ओर से पानी से घिरना शुरू हो गया था। लोग बारी बारी झील के बढ़ते पानी की रखवाली करने लग पड़े थे। गांव पानी में डूबेगा या नहीं, या तो बांध वालों की मर्जी पर निर्भर था। पर बांध में पानी पहली बार भर रहा था। काले आकाश के बीच काले बादलों ने अपना सारा जल उठेलने को ज्यादा जल्दबाजी नहीं की। सुबह तक जितना जल था बरसता रहा, सुबह सुधा की बेला तक। फिर दोनों झील के राक्षस के शरीर को नापने दौड़े। सब के सब पत्थरों के निशान पानी की सतह के नीचे डूब चुके थे। फिर दोनों मन की सारी खोखली उम्मीदों को वहीं छोड़कर गांव की ओर लौट चले। बांध वालों ने बांध का पानी किसी भी शर्त पर ना छोड़ने का फैसला किया है। यह खबर जैसे ही टापू वाले गांव वालों को बांध वालों की बोट में आए 2 आदमियों ने घर घर जाकर दे दी, वैसे ही शाम होते ही सब के सब गांव के मुखिया सीताराम के घर इकट्ठे हो गए। सीताराम ने एक ही बात बोली, अगर पानी बढ़ता रहा तो फिर गांव तो डूब ही जाएगा। बरसात थम नहीं रही है। भाइयों, अब फैसला करना बड़ा मुश्किल है। जब बांध वालों ने फैसला कर ही लिया है तो अब हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अगर गांव एक बार छोड़ दिया तो फिर सभी हंसेंगे, और नहीं छोड़ा और सब डूब गए तो फिर हमारी जिद हमारे प्राण ले लेगी। अब आप ही बताओ, हमें क्या करना होगा? गांव का रुलिया बोल पड़ा, कुछ नहीं होगा हमें। सारी नावें तैयार हैं। अगर पानी बढ़ता गया तो उसी वक्त बच्चों और औरतों को उठाकर चल पड़ेंगे। एक बार परीक्षा तो देनी ही होगी। शायद भगवान भी हमारी हिम्मत को परख रहा होगा। मुझे तो यह भी लग रहा है कि बांध वाले हमें झूठ मूठ ही डरा रहे हैं। सीताराम बीच में बोला, अरे, बांध वालों पर विश्वास नहीं कर सकते। वे भी अपनी जगह पर मजबूर हैं। अगर वे बांध का पानी छोड़ते हैं तो भी बाढ़ आ सकती है और कई जानें जा सकती हैं। और इधर पानी रोककर सिर्फ हम 20 परिवारों को जान का खतरा है। पर उनके अनुसार तो हमें चेतावनी भी दे दी गई है। ये तो सिर्फ हमारी जिद है। कल हम डूब कर मर गए तो उन्हें कोई ना पूछेगा। हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा। अभी ये सारी बातें हो रही थी कि झील की ओर से भागता हुआ रुलिया का छोटा बेटा नहलू आ गया। वह बारिश में पूरी तरह से भीगा था। वह आते ही बोल पड़ा, आप चाहे कुछ भी फैसला करें, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे झील मेरे घर को निकल जाए और साथ में मुझे भी निकल जाए। उसकी आंखों में गुस्सा, बहादुरी और साथ में एक पक्की जिद नजर आ रही थी। बाहर बारिश मूसलाधार रूप में बदल चुकी थी। रुलिया एकदम से उठा और चलते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ गांव छोड़कर। इससे पहले कि झील में ज्वार आ जाए, मैं पूरे परिवार को साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग भी मान जाओ, कोई नहीं बचेगा यहाँ। रुलिया अंधेरे में बहुत दूर निकल गया और उसके बाद बड़ी देर तक इस अभागी महफिल में खामोशी छाई रही। नहलू ने खामोशी को तोड़ा, देखो जी, चाहे मेरा बाप सबको अपने साथ ले जाए, मैं ना जाऊंगा। मेरा वादा है आप सबसे। मेरी लाश अगर कहीं तैरती हुई मिल जाए तो उसे जलाना नहीं। जिन मछलियों को हम पकड़कर पूरे इलाके को खिलाते थे, वे ही खाएंगी मुझे। तुम सब देख लेना। अभागी महफिल में फिर से खामोशी छा गई। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल गए। नहलू की बातें सच्ची होती हैं। सबसे काबिल नौजवान है वह पूरे गांव में। बांध बनने से पहले दरिया में सबसे पहले नाव वही डालता रहा है मछली पकड़ने के लिए। वैसे तो गांव के लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी ही रहा है, पर जमीनें बहुत कम है।
पूरे गांव के पास बीच बीच में मछलियों को पकड़ने का काम भी खूब चलता है। बरसात ने इस वर्ष अपने पूरे हिसाब किताब कर डाले हैं। आज नेहलू और ठुनिया की बारी है झील के बढ़ते राक्षस के मोटे पेट को नापने की। नेहलू बोला, देख ठुनिया, मैंने गांव में अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार यह ऐलान कर दिया है कि मैं गांव के अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे तो मुझे झील के तल में नवजीवन के चक्र का हिस्सा बनना पड़े, और मेरा निर्णय अब अटलता से जिद में तब्दील हो चुका है। मेरे इस इरादे से अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता। आखिर वह दिन आ गया। काले बादलों की बारात ने टापू वाले गांव को बाजे गाजों से सुबह उठा दिया। मूसलाधार बारिश ने पिछले 3 दिनों से गांव के घटनाक्रम में जबरदस्त परिवर्तन ला दिया था। झील अपनी बाहों को गांव के घरों के नजदीक पहुंचा चुकी थी। गांव खाली हो चुका था। अब गांव में सिर्फ नेहलू था। गांव वालों ने इस मूसलाधार बारिश में अपने घरों के सामान को समेटकर दूर सुरक्षित ऊंचाई वाले कस्बे, जहां मात्र कुछ घर थे, में अपने डेरे लगा लिए थे। कुछ अपने रिश्तेदारों की संवेदना के साए में पल बिताने लग पड़े थे, और कुछ अनजान दूसरे गांव के लोगों को रहम कर्म का मौका प्रदान कर रहे थे। सरकार ने गांव को जो जमीनें बांटी थी वो दूर प्रदेश में मिली थी। इस टापू वाले गांव के लोगों में से कोई दूर प्रदेश में नहीं गया। वह बस इधर उधर विस्थापित हो गए। जो जिद गांव न छोड़ने की थी वह भी पानी में डूब गई थी। नेहलू ने अपने बड़े भाई, बूढ़े माँ बाप को दूर अपनी जाति के लोगों के पास धार वाले गांव में पहुंचाया, और अपने बाप से बोला, मैं अब कुछ रुपए पैसे का इंतजाम करने निकल रहा हूँ, जल्दी कुछ ले आऊँगा। नेहलू ने अपनी बूढ़ी माँ के चरणों को छुआ और बस दूर निकल गया। नेहलू ने सीतू और ठुनिया को पास के कस्बे में ढूंढा। नेहलू बोला, मैं एक बार फिर से आखिरी रात उस गांव में बिताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। किश्तियाँ भी हैं, मुझे तुम लोगों से बहुत सारी बातें। ठुनिया बोला, एक रात बिताने से क्या होगा, अभी पानी घरों में नहीं भरेगा। हम तो पानी का बहाव देखते आए हैं, एक दिन में कोई 10 फुट ही आगे बढ़ता है। सीतू और ठुनिया नेहलू की बात मान गए। सोचा, चलो आखिरी बार डूबते गांव का मंजर ही देख लें। नेहलू अपनी किश्ती पर अलग से चला। कोई घंटे भर में वे गांव में थे। पानी घरों के आंगन तक पहुंच चुका था। डैम वालों की बोट ने गांव का आखिरी निरीक्षण किया। गांव में पहुंचकर जोर जोर से आवाजें लगाई। नेहलू, सीतू और ठुनिया उनकी आंखों में धूल झोंक कर कभी एक खाली घर में तो कभी दूसरे खाली घर में छिप-छिपाते रहे, पर वे किसी की नज़र में नहीं आए। तीनों ने खाली घरों की छतों के नीचे इधर उधर से लकड़ियों को समेटा और आग जलाकर बैठ गए। ठुनिया ने सबसे पहले बात शुरू की। मैं कहता हूँ, नेहलू तू एक बार सोच ले, हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि आज रात पानी गांव को निगल जाएगा। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पंछी भी अपने नए घोंसले हर साल बनाते हैं, हम भी बना लेंगे। नेहलू बोला, अब मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। मैं इसी टापू पर अपनी जान देने वाला हूँ। इसी झील की गहराई में अपरिवर्तनशील परंपरावादी विचारधारा की चर समाधि लूंगा, और चाहता हूँ कि कोई मेरी इस इच्छा को रोक ना पाए। इसलिए भाइयों, यहाँ से चले जाओ। ठुनिया और सीतू अपने भीरू शरीरों में इस नई सत्ता के महाराज के आगे नतमस्तक करते हुए एक आखिरी किश्ती में सवार होकर अपनी मन की शक्ति को अंधा समझकर डूबते टापू वाले गांव से दूर निकल गए। दोनों की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। दोनों कैसे दोस्त हैं जो अपने यार को भी मना नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे से विचार किया। नेहलू को पता था कि वे पक्का उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह वापस नहीं गया तो उन्होंने शोर मचा देना है। वह किश्ती पर बैठा और किनारे की ओर निकल चला। कोई घंटे भर में उसने जैसे ही किनारे पर किश्ती को लगाया, वैसे ही ठुनिया और सीतू एक मछुआरे के झोपड़े में जैसे उसका इंतजार करते नजर आए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया हो। सीतू ने नेहलू को गले लगा लिया। चल भाई, अब तू सही सलामत आ गया है। अब तुझसे कोई और बात नहीं करनी। चलो अपने घर चलते हैं।
हमारे घर वाले परेशान होंगे। रात भर हम भी यहीं सोए रहे, हमें तेरा इंतजार था नहलू। किश्तियां किनारों पर पेड़ों से बांधकर कस्बे की ओर निकल गए। तीनों ने कस्बे की दुकान पर चाय पी और फिर तीनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने विस्थापित घरों की ओर निकल गए। नहलू भी अपने रास्ते की ओर कोई 4-5 को आगे निकल गया। पूरा दिन वह इधर उधर भटकता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। अब तो उसने सबको भरोसा दिला दिया था कि वह उन डूबते घरों से निकल आया है। शाम होने तक वह भटकता रहा। फिर जैसे ही सूर्य डूबा, उसने अपने कदम उस ओर बढ़ा लिए जहां उसकी नाव बंधी थी। जब अंधेरा सिर पर छाने लगा तो उसने उजाड़ पगडंडियों के इधर उधर देखा कि कोई आसपास नहीं है और किश्ती पर फिर से डूब रहे अपने टापू वाले गांव की ओर निकल गया। बेक्षण नहलू के अंधेरे उठते आसमान और जमीन के बीच एक धागे जैसी पतली पगडंडी बनाना शुरू कर चुके थे, जिन पर नहलू को संतुलन बनाकर चलना था। अंधेरे में नहलू के मन में ऐसी शांति तलाश कर ली थी कि झील की सतह के ऊपर बने सपाट समतल मैदान के ऊपर निशब्द हवा की लहरों में भी कोई प्रतिध्वनि की गूंज नहीं थी, जो उसका अंतिम क्षणों में सहारा बनने का एहसान कर जाती। 2 रातें नहलू ने कमर तक चढ़ाए पानी की सतह के ऊपर उड़ती हवा के दम पर बिता डाली थी। सब कुछ पानी में तैरता जा रहा था। दिन के उजाले में नहलू ने स्लेटों के छप्पर पर बैठे बिता लिए थे। झील की उबती और पल पल बढ़ती सतह अपने अभिमान के नशे में चूर थी। उसने सिर्फ वही सोचा, बचपन से लेकर जवानी और अपनी जिंदगी के उन सुनहरी पलों को तलाशा जो वह इस जमीन पर बिता पाया है। उसने अपने मन को दूर धौलाधर की ऊंचाई से भी ऊंचे आकाश की घाटियों में प्रकाशित शिखरों पर बैठे अपने देवता को तलाशा। उसने मन को पानी के बुलबुले की तरह हल्का करके मृत्यु का असामान्य सानंद स्वीकार कर लिया और जो वह कर चुका है उसे एक स्वप्न की तरह महसूस किया। नींद तो पानी में डूबने के बाद खुलेगी, जब उसकी आत्मा शरीर से निकलकर उस बुलबुले में समाकर फिर से पानी की सतह पर तैरने लगेगी, तो वह परम शांति की ओर रुख करेगी। वह कुछ पल बुलबुले का अस्तित्व बनाने का प्रपंच करेगी और फिर पल में ही हवा के एक निम्न स्तर में वायु में समा जाएगी। इन सब बातों से उसे एक आनंद का एहसास होने लग पड़ा था, क्योंकि भूख तो जीवनदायिनी प्रपंचों का निर्माण करती है और वह तो मृत्यु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसने हर चिंतन को भी नीचे फेंक दिया। बस उसके फेंकने से उठी लहरों के प्रवाह से जिस छप्पर पर वह बैठा था, उसकी कच्ची ईंटों की दीवारों को एक धक्का दिया और फिर उसे लगा कि जैसे उसके नीचे एक तेज हलचल शुरू हो गई है। वह घर भी ढह गया जिस पर अब तक उसका अस्तित्व टिका था। अब उसके बाजुओं की परीक्षा और मौत का फासला ही बचा था। वह अंधेरे को सहारा बनाकर बस तैरता रहा, तब तक जब तक उसके शरीर और मस्तिष्क का सामंजस्य नसों का संदेश भेजकर उसकी हिम्मत को जिंदा रख सकता था। वह तैरता रहा और फिर अंधेरा ही उसका अगुआ था। जब सूर्य की पहली रश्मि ने उस सपाट झील के ऊपर अपनी शतरंज की बिसात बिछाई थी, तब तक वह फूलकर किसी कोने की ओर बहना शुरू हो चुका था। टापू वाले गांव के कुछ पिघले हुए अवशेष अब कुछ दिनों के बाद दिखाई देने लग पड़े थे। अगले वर्ष डैम वालों ने खतरे के निशान को कुछ फुट नीचे कर दिया था। टापू वाले गांव के कुछ और जिद्दी लोग इधर उधर की पहाड़ियों से उतरकर टापू वाले गांव की ओर लौट रहे थे। नहलू अपना फिर से टापू पर बस चुका गांव देखने नहीं लौटा है। गांव वालों को बस अब तक इतना ही पता है कि वह कहीं दूर निकल गया है। धन्यवाद दोस्तों।